गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों के लिए सरकार के द्वारा क्या योजनाएं बनाई गई हैं, उसके रोकथाम के लिए, हमारे गरीब जनता की मदद के लिए। अध्यक्ष जी, बड़ा ही निराशापूर्ण जवाब आया है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जब जब सत्र में पिछले 2.5 वर्षों में आपके विभाग के द्वारा जब भी प्रश्न पूछे गए हैं तो आपका एक सेम आंसर है कि हमने इतने जिला अस्पताल, इतने मेडिकल कॉलेज, इतनी डायलिसिस की मशीन, इतने एम्बुलेंस। अध्यक्ष जी, मेरा बड़ा ही स्पष्ट सा सवाल था, और अगर आपने ये बताया है कि आपके इतने जिला अस्पताल, इतने मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो मैं इस सदन के माध्यम से जौनपुर से जो हमारा मेडिकल कॉलेज है उसकी कुछ पिक्चर है वो आपको दिखाना चाहूंगी कि जहां पे काला पानी तैर रहा है, जो बिल्डिंग्स हैं वो बनने से पहले खंडहर हो चुकी हैं, ये स्थिति है। और आप इसे गिना करके जवाब देना चाहते हैं कि आप अपने विभाग में क्या कार्य कर रहे हैं। मैं ये टेबल कर दूंगी अध्यक्ष जी, ताकि ये मंत्री जी के पास जो असली पिक्चर्स है वो पहुंचे और उन्हें पता चले कि जो बार बार आप ये कहते हैं कि हमने मेडिकल कॉलेजेस बना दिए, जिला अस्पताल बना दिए, उन जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजेस की क्या स्थिति है। कुछ दिन पहले वहां के बच्चे धरना दे रहे थे, जिन्हें हम देश का भविष्य और आगे मेडिकल कॉलेजेस में एज ए डॉक्टर देखने वाले हैं। आज उनके पास ना शुद्ध पेयजल है, ना बिजली है, ना पानी है। हम मरीजों को क्या ठीक करेंगे मंत्री जी? हमारे तो डॉक्टर बीमार हो रहे हैं, कभी डेंगू, कभी मलेरिया और कभी जॉन्डिस से। ये स्थिति है अध्यक्ष जी। इट इज रियली शेम फॉर द यूपी हेल्थ मिनिस्टर एंड द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री। और आज सेंट्रल में तीसरे टेन्योर के बाद भी अगर मेडिकल कॉलेजेस की ये स्थिति है, डेफिनेटली अ शेम फॉर दिस सरकार कि आप इस तरीके की स्थिति ला करके रखी है आपने। अध्यक्ष जी, जवाब में इन्हें ये देना चाहिए था कि गंभीर बीमारियों के लिए जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं, चाहे वो पैलिएटिव मेडिसिन के डॉक्टर्स हों, चाहे आपके ऑन्को सर्जन्स हो, ऑन्कोलॉजिस्ट हो, गायनेकोलॉजिस्ट हो, न्यूरो एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स हो, चाहे आपके कार्डियो सर्जन्स हो, सीटीवीएस के सर्जन्स हो, आपने कितने डॉक्टर्स को बढ़ा, कितने डॉक्टर्स को आपने बढ़ाया? आज पेशेंट्स के अनुपात में आपके पास कितने आईसीयू के बेड्स हैं, कितने वेंटिलेटर्स हैं? अगर ये जवाब आता तो वाकई मुझे लगता कि आपके विभाग को कोई जानकारी है और सही में आप सरकार की और जनता के लोगों के लिए कुछ काम कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, मैं वापस से अपने प्रश्नों पे आऊंगी कि मंत्री जी, सिर्फ और सिर्फ आपसे 2 प्रश्न हैं और उसके उत्तर गोल गोल ना घुमा करके सीधी तरीके से बस बता दीजिए कि आज उत्तर प्रदेश कैंसर जैसी बीमारी में देश में टॉप कर रहा है। ये प्रदेश आज इस समय वर्तमान में 2024 में हमारे पास कैंसर के 16 लाख मरीज हैं और हर वर्ष 2 लाख मरीज आपके बढ़ते चले जा रहे हैं। और इन गरीब मरीजों के पास ना तो पैसा है इलाज कराने के लिए और ना अस्पतालों में बेड्स। इन परिस्थितियों में अगर वो मरीज किसी प्राइवेट अस्पताल में जाता है, बड़ा बड़ा एस्टिमेट मिलता है। क्या सरकार कैंसर के सारे उत्तर प्रदेश के मरीजों को उनका जो एस्टिमेट जहां से भी बन करके आता है उसका एक मुश्त में पैसा उपलब्ध कराएगी कि नहीं कराएगी? मेरा दूसरा सवाल है मंत्री जी कि आज जब आपने जवाब नहीं दिया कि आपके पास सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर्स कितने बढ़ गए हैं, पेशेंट्स के अनुपात में वेंटिलेटर और आईसीयूज कितने हैं, तो इन परिस्थितियों में जितने भी आपके प्राइवेट उत्तर प्रदेश के हॉस्पिटल्स रन कर रहे हैं जहां पे वेंटिलेटर्स और आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है, उनको पीपीपी मॉडल पे, सरकार तो पीपीपी मॉडल पे बहुत काम कर रही है, जगह जगह पर आप इसके बारे में एडवर्टीजमेंट करते रहते हैं। तो आईसीयू और वेंटिलेटर, क्योंकि ये ऐसे मरीज होते हैं, ब्रेन हैमरेज के मरीज होते हैं, इनके पास समय नहीं होता है। मंत्री जी, अगर एक्सीडेंट हो गया, आज बीपी बढ़ गया और ब्रेन हैमरेज हो गया तो तुरंत उसका ऑपरेशन होना है, लेकिन उनके पास पैसा नहीं होता ना वेंटिलेटर पे देने के लिए, ना उन वेंटिलेटर्स पे रहने के बाद। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगी कि पीपीपी मॉडल पे जितने भी हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको ऐड करते हुए हमारे मरीजों को मुफ्त में इलाज और समय पर इलाज दिलाने के लिए क्या सरकार काम करेगी? बहुत बहुत धन्यवाद। मान्यवर, आज हम सब जब विधानसभा के मानसून सत्र में बैठे हैं तो शुरू में ही आज जो डॉक्टर रागिनी ने प्रश्न लगाया था, उत्तर प्रदेश और देश की सबसे बड़ी समस्या मानव जीवन को लेकर के है। सहयोग अच्छा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी बैठे हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री है वो भी बैठे हैं।
और हम जब आपके सामने प्रश्न खड़ा करते हैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी, तो हम सिर्फ आपकी आलोचना के लिए नहीं खड़े होते। हमारा विपक्ष का नैतिक दायित्व भी है कि हम जिन परिवेश से निकल करके, या माननीय सदस्य भी जिन परिवेश से संपूर्ण सदन के निकल कर आए हैं, सरकार के समक्ष बातों को रखें और एक उसका सकारात्मक परिणाम जनता को मिले। तो अगर आज हम देखें मानवर उत्तर प्रदेश के, तो बड़ी बदहाली के दौर से स्वास्थ्य सेवाएं गुजर रही हैं। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के आधार पर जो देश और दुनिया के जो संस्थाएं हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया कि 45% ऐसे लोग हैं जो गलत दवाइयों के कारण या गलत राय के कारण वो बीमारियों के शिकार हो जा रहे हैं। और जब तक उनकी जांच आप प्राइमरी लेवल पर करने की व्यवस्था नहीं करेंगे, तब तक आए दिन माननीय मुख्यमंत्री जी का विवेकाधीन कोष एक बड़ी रकम उनके इलाज पे खर्च हो रहा है। और देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर कैंसर जैसी घातक बीमारी आज अपना पांव पसारते हुए जा रही है। जब हम उसके रीजन में जा रहे हैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी, अभी हाल ही में पीजीआई, डॉक्टर लोहिया, केजीएमओ, और या आप खुद समीक्षा करेंगे तो जो नई उम्र में 18 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल जो किडनी खराब हो जा रही है, लीवर खराब हो जा रहा है, कहीं न कहीं गलत दवाइयों और गलत राय के कारण आज युवा जो है इसकी चपेट में तेजी से आ रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि आपका विभाग या आप प्रयास नहीं कर रहे हैं, प्रश्न पूछ या सरकार मानवर सीधे जनता देख रही है। बहुत गंभीर प्रश्न है। नहीं, आपने विषय की भूमिका बना ली। मानवर इससे बड़ा हुआ प्रश्न पूछ हमारा मानवर, मैं तो आलोचना कर नहीं रहा हूं। प्रश्न पूछ ले तो समाधान हो। मानवर उसी से रिलेटेड है। अगर आज आप रिपोर्ट मंगा लें या खुद मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष जो स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी देखते हैं, तो सबसे ज्यादा इन घातक बीमारियों या अवसाद बीमारियों पर आप धन देने का काम कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सरकार प्रयास नहीं कर रही है। इससे जुड़ा प्रश्न पूछ, लेकिन मानवर आप इतने जल्दी में हैं, नहीं जल्दी में नहीं है। माननीय सदस्य हम बिल्कुल जल्दी में नहीं है। अन्य सभी सदस्यों के आप माने, हमने आपकी बात सुनी है। अरे मैं आपका सुनिए माननीय सदस्य, आपका विषय आया है, को सुन लूं, गंभीर विषय है, आप सीधा प्रश्न पूछ रहे, समाधान हो जाएगा। मानवर यहाँ चर्चा के लिए भी आते हैं। ये प्रश्नकाल में माननीय और सदस्यों को समय देना है, लगा के चले जाए। आप प्रश्न माननीय मुख्यमंत्री जी की उपलब्धता का हम लाभ भी लेना चाहते हैं। और हम सब सदस्य अभी उसी परिवेश से आए हैं। प्रश्न पूछे। और खासकर पूर्वांचल आज भयंकर कैंसर, किडनी, लीवर की बीमारी से जूझ रहा है। और आपका खुद WHO से लेकर के एक दूसरी रिपोर्ट, उसका मुझे ऑथेंटिक नहीं पता, उसने कहा कि 45%। और ये भी रिपोर्ट आई है कि हमारे डॉक्टर्स जो संस्थाओं में पोस्ट हैं, उनकी गलत राय के कारण या जो दवा का प्रयोग, तो जब मानवर आप प्राइमरी लेवल पर अल्ट्रासाउंड या पैथोलॉजिस्ट की नियुक्ति या जांच या मशीनें उपलब्ध नहीं कराएंगे, तो जो आपका लक्ष्य है कि आप एक बेहतर, आप आयुष्मान की बात करते 5 लाख, आप माननीय मुख्यमंत्री जी के ऑफिस से मंगा लें 20-20, 25-25 लाख, 15-15 लाख, 10-10, या हम सब अपनी विधायक निधि से, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने भी 25 लाख तक के माननीय सदस्य आप। तो मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि आज अगर आप देखें तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, संस्थान आज ओवरलोडेड है। अगर आज ऑपरेशन की जरूरत है तो आज ही इन संस्थानों से डॉक्टर 6-6 महीने के बाद ऑपरेशन की डेट दे रहे हैं। प्रश्न पूछे। तो मेरा प्रश्न उठता है कि क्या सरकार, आप सुनना नहीं चाहते और हमें जो सुनना चाहता है प्रदेश आपको देख रहा है, आप ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर हमें रोक रहे हैं। एक तो उप मुख्यमंत्री जैसा डांटते हैं कि जैसे हम निजी बातों के लिए खड़े हो गए हैं। अरे एक डॉक्टर, माननीय सदस्य, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, कृपया प्रश्न पूछ लें। अन्य सभी सदस्यों का समय आप ले रहे हैं, कृपया प्रश्न पूछ लें, कृपया। आपको भी मैंने कई बार प्रश्न उठाते देखा मनोज। चलिए, आपने उसका बदला ले लिया। मंत्री जी बहुत शालीनता से उत्तर देते थे, लेकिन खैर जनता के हित में आपकी डांट भी सहने को तैयार है मुख्यमंत्री जी। लेकिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर, जिला चिकित्सालयों पर अगर आप
डायलिसिस की सुविधा, जांच की सुविधा, विशेषज्ञ डॉक्टर की सुविधा बढ़ा देंगे तो जो ग्रामीण इलाका आज गंभीर बीमारियों की चपेट में आ रहा है उससे वो बच सकता है। और खासकर मानवत हमारे अतरौलिया में 100 बेड का अस्पताल है, अगर आप उसकी मॉनिटरिंग कर लेते, बहुत आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, संत कबीर नगर तक वो वहां पे मरीज आते, पर डे 1000-1200 की ओपीडी होती है। प्रश्न नहीं उठता है कि जितने प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, क्या आप वहां अरे आप ही का ज्ञान लेके बोल रहा, क्या आप वहां अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी जांच की सुविधा उपलब्ध कराएंगे? क्या जिन जगहों पर आप डायलिसिस की सुविधा बढ़ा करके लाभ देने का काम करेंगे? आपका बहुत बहुत धन्यवाद।